द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को जो भी आंसर आपको आता हो उस कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो चलिए देर न लगाते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और पहला दूसरा प्रश्न आपका गद्यांश से लिया गया है। ये गद्यांश आपके सामने स्क्रीन पर है। गद्यांश को अच्छे तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बना पाएँ। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सिम मची है। ठीक, तो यहाँ से पढ़ना है। तो उम्मीद है ये पहला पेज है और इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। सेम ऐसे ही अगले पेज पे बढ़ेंगे। अगला पेज भी यहाँ आपकी स्क्रीन पर ही है, इसको पढ़िए अच्छे से और इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विकास के लिए सभी किस पर निर्भर हैं? विकास के लिए सभी किस पर निर्भर हैं, यानी देश जो है वो किस पर निर्भर, सभी देश, ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा। व्यवसाय पर, जनता पर, प्रकृति पर या इनमें से कोई नहीं। तो विकास के लिए सभी देश प्रकृति पर निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा वो कौन सा है? सतत विकास है, पर्यावरण है, औद्योगिकरण है, प्राकृतिक संसाधन है। बहुत अच्छे ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। तो यहाँ पे सतत विकास बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका तीसरा और चौथा नंबर का प्रश्न जो है ये आपके पद्यांश से लिया गया है। ये नीचे पद्यांश है, इसको आप लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे जिससे कि कमेंट बॉक्स में आंसर बना पाएँ। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे और साथ साथ इसके आपका प्रश्न भी स्क्रीन पर ही है। तीसरे प्रश्न में जैसे लाला असरफी लाल किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये उच्च वर्ग का जो है प्रतीक होता है लाला असरफी लाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कर्ज लेने वाले व्यक्ति की कई पीढ़ियाँ किस माध्यम से कर्ज के बोझ में दबी रहती हैं? चलिए बताइए ऑप्शन। यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पुश्तैनी कर्ज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुश्तैनी कर्ज। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? इसमें 4 वर्ण दिए गए हैं, जैसे चा है, छा है, ड है और ढा है। तो इसमें बताइए अनुनासिक व्यंजन कौन सा है? अनुनासिक व्यंजन स्पर्शी व्यंजन का पंचमा अक्षर सभी होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डा जो है काखा गंगा वाला जो होता है ये आपका अनुनासिक व्यंजन है, गंगा। ठीक, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और हमारे साथ जो बराबर हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रही हैं पंखुड़ी, बीपी, अमित, उसके बाद ओमवीर, पीके, म्यूजिक और अंजू, राजेश, मोहिनी, सौरभ आदि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अन्य साथियों को भी वीडियो शेयर करते रहिए जिससे अन्य साथी भी आपके हमारे प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाते रहें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्यंत में उपसर्ग बताना है। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे अति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आते हुए प्रश्न की बात करें तो इसमें भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। तो भलाई है, कवि है, रमा है, रवि है। इसमें भलाई शब्द का जो है भाववाचक संज्ञा कौन सा है इसमें ये बताना है। तो इसमें पहला भलाई ही आपका सही हो जाएगा। भलाई शब्द जो है इसमें भाववाचक संज्ञा छिपा हुआ है, यानी है ही, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए। दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए, कौन सा सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल दिक प्लस अंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरा अक्षर जो होता है वो पहला अच्छा, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो पंचमा यानी पहले अक्षर में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दिक प्लस अंबर हो जाएगा, दिगंबर। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। चलिए बताइए फटाफट। ऑप्शन 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। 9 का यहाँ भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी 3 होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे
बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा जो होता है वो मिश्र वाक्य होता है। आप लोग पढ़ते होंगे इस सेंटेंस को, मतलब इस प्रकार के वाक्य को, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजन्म। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा है आजन्म में, और इसमें समास पूछा गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जब ऐसा शब्द पहले आ जाए जो अव्यय हो तो उसको अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पे आज जो है ये अव्यय होता है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, एक अनार 100 बीमार, ये कहावत है और इसका अर्थ क्या है ये बताइए। एक अनार 100 बीमार, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे एक ही वस्तु के अनेक चाहने वाले, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें एक पंक्ति लिखी गई है और पंक्ति में आपको छंद बताना है। कौन सा छंद होगा? पंक्ति है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होए। तो यहाँ पे ये बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सोरठा छंद है, दोहा छंद है, रोला है या फिर बरवे छंद है? इसमें छंद बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा? 12वें का ऑप्शन नंबर बात करते हैं तो यहाँ पे इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और ये दोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि कह सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11-11, माफ़ कीजिए, पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि जो दूर शब्द है इसमें अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा का नाम बताना है। दूर से भाववाचक संज्ञा कौन सी बन जाएगी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल दूरी बन जाएगी, दूर से दूरी बनेगी, ये बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस अंश में कौन सा कारक है? देखिए, जब कोई चीज़ अलग होती है एक दूसरे से तो वहाँ पे आपका जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पेड़ से जो है पत्ता टूटकर अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, 1 मिनट, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मानव में प्रत्यय कौन सा है? मानव में प्रत्यय बताना है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आ प्रत्यय है, व प्रत्यय है, अप्रत्यय है या नव प्रत्यय है? तो मान में अव लगा दिया गया है इसलिए मानव हो गया है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मान में अव लगाकर मानव बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है वो इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें 15 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जिसमें 16 नंबर और 16 नंबर से लेकर 18 नंबर तक आपको पैसेज से क्वेश्चन के आंसर बताना है। इसके केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसके पैराग्राफ्स यानी पैसेज को पढ़िए यहाँ से अच्छी तरह से यहाँ तक, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते चलिएगा और हमारे साथ मिलान करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके 15 नंबर में सही बने हैं। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद है पढ़ लिए हैं, और नहीं पढ़ पाए तो पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें अकॉर्डिंग टू द ऑथर मीटिंग्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। इसमें आपको खाली जगह में फिल करना है। यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा? तो 17 के पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस शब्द को यहाँ पे खाली स्थान पे भर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का, और 18 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। और इसी के साथ नेक्स्ट 19 और 20 नंबर का प्रश्न जो है ये आपका पोयम से लिया गया है। देखिए ये पोयम है, 4 लाइन की पोयम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस पोयम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद 19 और 20 नंबर का प्रश्न आपको इसी पोयम से देना है। तो यहाँ पे 19 नंबर की बात करते हैं। तो 19 नंबर में देखिए आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इमेजी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है 20 नंबर का प्रश्न। इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। क्या सही होगा? पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, और 21 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बैंक अपान हो जाएगा,
वेंट एट के स्थान पे क्या होगा, वेंट अपॉन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न जो है यहाँ पे 23 से लेकर के 30 नंबर तक प्रश्न के ऑप्शन आपको डायरेक्ट प्रश्नों के आंसर ही देना है। और दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे पहले वाले में जो है आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। सेंटेंस है डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये सेंटेंस है आपका, इसको जो है पैसिव वॉइस में बनाना है। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है बात करते हैं 23 की। तो यहाँ पे सही आर्टिकल चूज करना है, जो कि यहाँ सभी खाली स्थानों पे भरा जाएगा। 3 आर्टिकल खाली जगह पे, तीनों आर्टिकल को भरना है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग का जो है वीडियो बीच में ब्रेक हो गया है, हमें खेद है, इससे हमारा तबीयत थोड़ा जो है ख़राब हो गया था, इस कारण से आप लोग आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। तो इसलिए इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अब आपका जो है कंटिन्यू क्लास चलेगी, आप लोग हमेशा बराबर उपस्थित हो जाइएगा। चलते हैं प्रश्नों के आंसर की तरफ। तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले में ए भर दिया जाएगा और इन दोनों शब्दों पे क्या भर दिया जाएगा, डी भर दिया। यहाँ पे ए हो जाएगा, एक मिनट सही से भर दे, यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे THE भर दिया जाएगा, यहाँ पर भी आपका THE ही हो जाएगा, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर पे आपको सही प्रीपोजिशन को चूज करके भरना है। यहाँ पे 24 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे थर्ड भर दिया जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 25 नंबर की बात करें, इसमें एरर किस पार्ट में एरर है वो ढूंढना है। यदि कोई भी एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे चूज करना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 25 नंबर का जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर द डेंजर ही वाज गोइंग, तो यहाँ पे यूज जो ऑफ है, यूज ऑफ मतलब ऑफ का प्रयोग होगा किसके स्थान पर, फॉर के स्थान पर। यहाँ पे जो फॉर लिखा हुआ है इसके स्थान पर ऑफ का प्रयोग है, ना कि फॉर का प्रयोग, क्लियर। तो ये एरर है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 26 नंबर की बात करते हैं। तो 26 नंबर में अपोजिट मीनिंग्स बताना है, एंटोनियम जिसको कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या, स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसी के साथ 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर प्रश्न में ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सिमिलर सिनोनिम्स बताना था। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, और 28 नंबर में आपको वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन का ये सेंटेंस है, और इसमें ये सेंटेंस पूरा दिया गया है। इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। 28 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और 29 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ए जनरल व्यू। नेक्स्ट प्रश्न 30 पे चल रही है, और 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें जो खाली स्थान में भरा जाएगा वो पहले वाले में शुड नॉट भर दिया जाएगा और दूसरे वाले में भर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न पे जब बढ़ेंगे, और अगला पोर्शन यहाँ पे आपका संस्कृत का है। संस्कृत के भी 10 प्रश्नों को हम लोग फटाफट कवर करेंगे। आप लोग हमारे साथ आंसर को मिलाइएगा। 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और इंग्लिश में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। कोई दिक्कत परेशानी होती है, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय वगैरह जो भी देना हो उसमें साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें संधि विच्छेद पूछा है ये शब्द का। 31 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो गया, यदि प्लस एव, यद्यव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे अंडरलाइन जो शब्द किया गया है, इसमें सामासिक विग्रह अगर करेंगे तो किस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर पे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। 34 नंबर पे चलते हैं, और 34 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला आपका सही हो जाएगा। अद्य विद्यालय वार्षिकोत्सव अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 35 नंबर, बुद्धवासरः आसीत्। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है?
और सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न पे 36 नंबर पे प्रश्न के ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, कुर्वंती। 37 पे चलते हैं तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, शुद्धम। अगला प्रश्न है 38 नंबर और 39 नंबर का प्रश्न ये गद्यांश से लिया गया है, ये संस्कृत का गद्यांश है। इसको आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़िएगा। और 38 नंबर का प्रश्न है गुहाया स्वामी का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 38 का जो है ए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न और इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी ऑप्शन सही होगा। और 40 नंबर का साथ साथ प्रश्न आ गया है, ये आपका श्लोक है, ये श्लोक पढ़िए आराम से और एक ही प्रश्न का इसका आंसर देना है इसके अनुसार। तो विधानम का भवति, तो विधानम संतोषा भवति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट संस्कृत का प्रश्न पोर्शन खत्म होने के बाद अब स्टार्ट होता है आपका विज्ञान का प्रश्न, और विज्ञान के 10 प्रश्न इसमें कवर करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है हेनले का लूप किससे संबंधित है। तो इसमें से कोई नहीं संबंधित है जो कि हेनले के लूप से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न में। अच्छा हाँ, एक बात, हेनले का लूप संबंधित किससे है, अगर इसकी बात मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया और ऑप्शन दे दिया तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे बता दें आप लोग को, तो हेनले का जो लूप है वो वृक्कों, जो वृक्क होता है उसके माध्यम से उपस्थित होता है। इसकी जो मानव मूत्र होता है उसकी सांद्रता में महत्वपूर्ण ये भूमिका अपना निभाता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्यों में फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। फोलिक अम्ल जो होता है मनुष्यों में वो किसकी कमी के कारण होता है। एक मिनट, फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है, और इसमें ऑप्शन नंबर पहला एनीमिया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नशीले पदार्थों के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो नशा हो या विभ्रम हो या अगला उत्तेजना हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है रुधिर जो दाब मापने के लिए यंत्र होता है उसका नाम क्या है। रुधिर दाब मापने वाले यंत्र का नाम है स्फेग्मीनोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं 45 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि यक्स बराबर 40 मीटर है और स्थिति वस्तु की स्थिति की बात करें तो इसमें स्थिति समय ग्राफ का ये स्थिति दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोनों ग्राफ आपके स्क्रीन पर है। अच्छा एक मिनट, तो उम्मीद है कि आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, किसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ देखिए इसमें अगर यक्स बराबर 40 मीटर है तो वस्तु की स्थिति और समय ग्राफ के विषय में ग्राफ बनाना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये समय है आपका नीचे और ये यक्स का मान दिया गया है, तो इस प्रकार से ग्राफ बना देंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। इसमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका दर्पण में वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे फोकस दूरी एफ का मान दिया गया है, कुछ करना नहीं है। चलिए इसको समझा देते हैं। यहाँ पे एफ बराबर जो दिया गया है वो 12 दिया गया है आपको, और वहीं पे आप जानते होंगे वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या बराबर जो होती है 2 गुणे फोकस दूरी होती है। क्या होती है, 2 गुणे फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन कह रहे हैं, तो 2 गुणे फोकस दूरी 12 दिया गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24 जो है आपका सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए कौन सा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का। और इसी के साथ अगला प्रश्न है गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा पर, गति का कौन सा नियम है जो बल की परिभाषा भी देता है। तो ये दूसरा नियम है, यह बराबर यम में ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका 48 नंबर में। इसमें पूछा गया है कि जो विद्युत तार होती हैं वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी जिसको कहा जाता है शॉर्टकट में, उसके द्वारा क्यों आवृत होती है।
तो 48 का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवरोध की भांति कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कारण बताइए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। वो कौन सा कारण है? तो वो कारण है गैस के कणों के बीच नगण्य बल। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान सभी को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, 7.4 होता है, इसी के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे बी देखिए, बी बिल्कुल 7.3 से लेकर 7.4 के मध्य में ही होता है। वैसे ना सामान्यतः आपको 7.4 ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका। और यहाँ पे 50 प्रश्न, मतलब 50 प्रश्न हम लोग संस्कृत के सब मिला करके विज्ञान के भी 10 प्रश्न हो गए हैं। और अगला पोर्शन गणित का स्टार्ट होता है। गणित का सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, वहाँ से आप लोग जा कर के अच्छे से अभ्यास करते रहिए और किस प्रकार से जल्द प्रैक्टिस सेट के गणित, मतलब पेपर में गणितों के प्रश्नों को हल करेंगे, वहाँ पर बताया जा रहा है। वहाँ पर आप लोग जाकर आराम से हल करिएगा। सर का वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग स्किप करेंगे और अगले पोर्शन पर बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन का है ये, जिसमें पहला यानी 71 नंबर का प्रश्न जिसमें पूछा गया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात यहाँ पे किया गया है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपके हिमालय पर्वत में पाई जाती है। और हिमालय पर्वत जो अपना है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, वो सबसे ऊंची चोटी है। और इसमें वो किस प्रकार का पर्वत है ये बताना है, इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। ये नवीन मोरदार पर्वत है, ये नाम है इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चल, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वहीं पे अगर ऊंचाई की बात ना करके, देखिए यहाँ पे ऊंची चोटी की बात किया गया है, लेकिन अगर यहीं पे ऊंचाई की बात ना करके लंबाई की बात किया जाएगा तो वहाँ पे आपका एंडीज पर्वत सही हो जाएगा। ठीक, एंडीज पर्वत दुनिया में सबसे लंबी श्रृंखला वाला पर्वत है। लेकिन ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका हिमालय पर्वत पर जो एवरेस्ट पर्वत है वो नेपाल में पड़ता है, वो सबसे ऊँची चोटी है इसकी। ठीक, और उसका नाम है नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही होगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और अगला प्रश्न आपका, भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य से संबंधित और किस नदी पर बनाई गई है? 72 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और उसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? संपन्न होने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? चलिए देखिए, बताइए ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका बम्बई भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, बी पर बम्बई लगाइएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है एवं उसकी शक्तियों को किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के, आयरलैंड के, रूस के या फिर अमेरिका के? बहुत अच्छे प्रश्न है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियाँ जो हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और एक बात बता दें आप लोग को कि मौलिक अधिकार जो हैं ये भी आपके वहीं से, यानी कि यूएस से, अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न अच्छा है आपका, 75 नंबर के बाद 76 नंबर पर चलेंगे। इसमें यूपीएससी जिसका नाम है लोक संघ सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो सी बिल्कुल राष्ट्रपति को सौंपता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला, भारतीय रेल परिवहन कितने क्षेत्रों में यानी कितने जोनों में बांटा गया है? तो बात करते हैं जोनों की। तो यहाँ पे ये जोन जो है 18 टोटल है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, एक जो है आपका मेट्रो जोन है कोलकाता का, उसको भी मिलाया गया है इसमें, इसलिए 18 सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही?
78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर रही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों की जो है साक्षरता को दिखाया गया है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलेंगे और इसमें जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्थापना और कब और कहाँ की गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना की सन की बात करते हैं तो ये 1916 में इसकी स्थापना की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रॉडबैंड जो सिस्मोग्राफ होता है इसकी प्रणाली का उपयोग किस आपदा के प्रबंधन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर भूकंप प्रबंधन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। व्याख्या द्वारा शिक्षक जब शिक्षार्थियों को विषय वस्तु की जानकारी देता है तब यह विधि क्या कहलाती है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, व्याख्यान विधि कहलाती है। थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, आप लोग बोर भी होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे। देखते रहिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते रहेंगे। 82 नंबर का प्रश्न है। स्किनर ने अपने क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किस पर किया है। तो 82 का ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा, इन्होंने सफ़ेद चूहों पर किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। अधिगम के संदर्भ की बात करें तो सीखने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन जो होता है यही अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। औपचारिक शिक्षा सी बिल्कुल। द्वेष भावना का विकास सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। दूरवर्ती शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। दूरवर्ती शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पर डी ए बी ये जो है सभी सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है। भारत में समावेशी शिक्षा किस देश से ली गई है। भारत में समावेशी शिक्षा किस देश से ली गई है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है चाहे जिस प्रकार के बालक हों, चाहे वो पिछड़े बालक हों, चाहे वो विकलांग बालक हो या अक्षमताग्रस्त बालक हों, वो सभी प्रकार के बालक एक साथ बैठकर जहाँ पढ़ाई करते हैं उसी को समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ये अमेरिका से लिया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है। वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है। शैक्षिक मूल्यांकन के उपकरण क्या है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, चाहे वो अनुदेशन हो, शिक्षण हो, साक्षात्कार हो, ये सभी शैक्षिक मूल्यांकन के उपकरण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका। सूक्ष्म शिक्षण किस लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। शिक्षण कौशल में सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट है। 90 नंबर का। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य संचालन कौन करता है। तो यहाँ पर भी सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रबंधक कह रहे हैं, प्रधानाचार्य जो होता है वही विद्यालय प्रबंधन का मुख्य संचालन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला पोर्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से 91 नंबर से 100 नंबर तक करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन ये मनोविज्ञान से का पोर्शन है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है। तो यहाँ पर स्किनर की परिभाषा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। स्पेस है। इसमें भिन्नता का अर्थ है कि एक ही कार्य को करने में दो व्यक्तियों की जो कुशलता में असमानता होती है तो वो क्या कहलाती है, ये बताइए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपका कुशलता निरोध है, माफ़ कीजिए कुशलता प्रतिरोध है, गत्यात्मक योग्यता है, संवेगात्मक योग्यता है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गत्यात्मक योग्यता जो होती है यही भिन्नता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है। बाल विकास की किस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। पहला ऑप्शन शैशव अवस्था जो होता है इसको समायोजन की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था बाल विकास की अवस्था में। ऑप्शन ए सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। और सीखना या अधिगम के मूल्यांकन का मापदंड क्या है। तो विश्वसनीयता बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि
अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना क्या कहा जाता है? यह कथन किसका है? सीखना कहा जाता है। कह सकते हैं कि जो अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारणा योग्य परिवर्तन को सीखना जो होता है, इसको क्या कहा जाता है? यह कथन किसका है? 95 के ऑप्शन पहला ही सही हो जाए। रिले और लेविन का ये कथन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, यथार्थवादी चिंतन का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो पहला ऑप्शन अभिसारी चिंतन है ये। नेक्स्ट, शिक्षा किस शिक्षण में व्यवस्थाओं की कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है? यहाँ पर भी बिल्कुल निदानात्मक शिक्षण पद्धति बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 98, सीखने के प्राथमिक व गौण नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के 3 नियम दिए गए हैं जो कि प्राथमिक नियम हैं, और 5 नियम दिए गए हैं जो कि गौण नियम हैं। ध्यान रखिएगा, ये थॉर्नडाइक का नियम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, इसमें बालकों में जो श्रवण संबंधी दोष है वो कौन सा नहीं है? तो पूर्ण बहरापन जो है ये श्रवण संबंधी दोष नहीं होता है, बाकी सभी इसमें दोष हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला, लुइस ब्रेल जो है ने ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया था? तो ये 1830 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है ब्रेल लिपि का प्रयोग किया है, इनका नाम है लुइस ब्रेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जो शगुन योजना है वो किससे संबंधित है, या उसका संबंध किससे है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे शगुन योजना का जो संबंध है वो गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क अल्ट्रासाउंड से रखा गया है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला है आस्क दिशा, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया है आस्क दिशा नामक चैट बॉक्स एक है, इसको किस सरकारी कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है? तो पहला बिल्कुल IRCTC भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में चर्चित अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ये मैहर घराने से इनका संबंध था। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। क्लियर? चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपका, गायक तथा संगीत निर्देशक किशोर गिरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे असम से संबंधित है, ये असम राज्य से थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, बात करें भारत जापान युद्धाभ्यास जिसका नाम है GMAX 18, तो ये प्रारंभ किस शहर में, मतलब ये किस शहर में हुआ था? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल विशाखापत्तनम में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न 107 नंबर का, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता की सेवा पुरस्कार जीता है? केंद्रीय मंत्रालय का नाम है रेलवे मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर डी ओडिशा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले फार्न फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छिंदवाड़ा में कार्न फेस्टिवल का जो है आयोजन पहली बार किया गया भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला, भारत के पहले जो TVET स्किल पार्क की स्थापना की गई वो किस शहर में की गई है? तो ये भोपाल शहर में की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ देखिए, किस राज्य में नीलकुरिंजी नामक पौधों के संरक्षण हेतु योजना बनाई गई है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट है, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे अनुष्का शर्मा को इसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। भारत का पहला स्मार्ट फेंस पायलट प्रोजेक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रारंभ किया गया है? तो 113 का डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये ना पाकिस्तानी जो पाकिस्तान सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पे ये किया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ बिशप एक शब्द है, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप, तो ये जो है शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
ब्रुकलिन यूएसए नामक स्थल किस खेल से संबंधित किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बेसबॉल के लिए है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये बी बिल्कुल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे बात करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है और ये 2020 में हमारे यहाँ क्या पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं अपना कोरोना काल चल रहा था, तो इसलिए इसको 2021 में इसका समापन किया गया, आयोजन इसका हुआ है। और इसमें जो है ये जापान के टोक्यो में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है फॉर एवर एज ए लाई, फॉर एवर एज ए लाई नामक पुस्तक की रचना किसने की है? 118 का ऑप्शन नंबर पहला ही नोबोल चक्रवर्ती के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की है? नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक की रचना जो किया गया है ये आपकी प्लिनी के द्वारा किया गया है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अत्यधिक वर्षा के लिए कौन से मेघ उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पर भी बी बिल्कुल सही होगा। कपासी मेघ जो होते हैं यही अत्यधिक वर्षा कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन होना चाहिए था यहाँ पे। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। एस लिखा गया है यहाँ पे, एम.एस. स्वामीनाथन है यहाँ पे। और इनका संबंध जो है वो संबंध आपका कृषि से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? मैग्नीज का उत्पादन किया गया है, बात किया गया है यहाँ पे, तो ये चीन में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव पक्षी विहार जो है, माफ़ कीजिए, वन्यजीव विहार जो है वो आपका पहला हस्तिनापुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हस्तिनापुर का नाम बदल दिया गया है तो उसका नाम क्या अब रखा गया है। चलिए कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे देविका रानी, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम जो महिला है, महिला क्या है एक प्रकार से कह सकते हैं, सबसे पहला इन्हीं को दिया गया है, देविका रानी को, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पे इसकी स्थापना 1954 में की गई। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत रत्न के बाद देश का दूसरा बड़ा सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला किस प्रकार की जो है कला है? तो यहाँ पे पहला रेखा प्रधान कला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट अजंता में किन विधियों से चित्र बनाए गए हैं? 128 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है फ्रेस्को एवं टेम्पेरा दोनों विधियों से इसमें चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है काली राजकुमारी का चित्रण अजंता की किस गुफा में किया गया है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गुफा नंबर या गुफा संख्या 9 में जो है काली राजकुमारी का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वणिधणी, यहाँ देखिएगा, वणिधणी नाम से विख्यात चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल किशनगढ़ शैली से संबंधित है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है जो रीजनिंग से स्टार्ट होता है। रीजनिंग के पास 5 प्रश्न यहाँ पे हैं, इसके केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और हमारे आंसर के साथ मिलान करते रहिएगा कि सही है क्या गलत। ठीक, तो 131 का ऑप्शन पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 131 के बाद 132 पे चलेंगे। 132 का जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रेस, जिस प्रकार से कपड़ा मिल से संबंधित है उसी प्रकार से समाचार पत्र प्रेस से संबंधित है। अगला है 33 नंबर का, 33 नंबर में पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 की बात करें तो 34 में ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा। इसको हल कर लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग ऐसा मत करिएगा कि इसको हल नहीं करना है, इसको हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका ये पूर्व अवधारणाएँ और जो है कथन पूर्व अवधारणा से लिया गया है।
35 नंबर 135 का, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ना तो ए और ना तो पहला ना तो दूसरा कोई भी सही नहीं। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का पोर्शन है। इसमें MS ऑफिस जो है ये सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या होता है? यहाँ पर भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक प्रकार से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट इंट्रानेट, देखिए यहाँ पे इंटरनेट लिखा गया है लेकिन ये इंटरनेट होता है। क्या होता है? इंटरनेट होता है, इंट्रानेट ही है। तो यहाँ पे ये क्या होता है? जो इंटरनेट होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो पहला प्राइवेट नेटवर्क होता है इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है वायरस का पूरा नाम बताना है। तो वायरस का पूरा नाम बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न 39, टेलीफोन लाइनों में कौन सा नेटवर्क प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे WAN होता है, WAN। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ए मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं होती है। ये जो है इसमें जो है जो इनपुट किया जाता है उसमें शो होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ एक मिनट हाँ ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। और इसमें अगला प्रश्न, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास के माध्यम से कुछ भी सीखा जा सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, आग्राहिता किस प्रकार का कौशल होता है? तो यहाँ पे डी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ऐतिहासिक तौर पर व्यावसायिक नैतिकता के प्रति रुझान कब बढ़ा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। 1980 से 1990 के बीच में इसका रुझान बढ़ा। व्यावसायिक नैतिकता की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। कारपोरेशन सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है? एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें जिससे स्पष्ट दिखे। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा। यहाँ पे कारपोरेशन पढ़ रहे थे। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का तात्पर्य होता है कि कंपनियां एवं समाज, जो कंपनी होती हैं और समाज के नैतिक आधार और कर्तव्यों पर आधारित होती हैं, यही इनकी जिम्मेदारी होती है। तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और अगला प्रश्न है, आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने अपने किस सिद्धांत में यह निष्कर्ष निकाला है कि कार्यस्थल में कुछ तत्वों में से काम में संतुष्टि मिलती है, लेकिन अगर ये अनुपस्थिति हो तो असंतोष पैदा हो जाता है? तो वो क्या होगा? तो पहला ही ऑप्शन देखिए, दोहरा कारक सिद्धांत उसको कहा जाएगा। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, शिक्षण की नई नई जो विधियां हैं उसकी सफलता तथा इसे शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना क्या कहलाता है? इसको नवाचार उद्देश्य कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। जब नई नई चीज़ों को जोड़ा जाता है सफलता के लिए तो उसको नवाचार उद्देश्य कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापक के आकलन में किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नियुक्ति यहाँ पे जो है नहीं किया जाता। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह कौन सा दंड है जिसका उद्देश्य बदला लेना होता है? तो यहाँ पे प्रतिकार बिल्कुल सही ऑप्शन। प्रतिकार का उद्देश्य है बदला लेना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होने के साथ यहीं साथ साथ लास्ट 150 नंबर का प्रश्न भी है। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में असमानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 14 जो कि आपका मौलिक कर्तव्य से नहीं मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, ये यहाँ से जो है ये लिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका पहला अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो समानता के अधिकार का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। अगर मैथ के प्रश्नों को छोड़ देते हैं तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट के बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही हमारे साथ मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।